मूवी की शुरुआत में हम नेडिका की गवर्नर क्लेयर डेबेला और साइंटिस्ट लियोनेल को देखते हैं। इन दोनों को ही देश के मशहूर अरबपति माइल्स ब्रोन्स की तरफ से एक अजीब सा कोरियर मिलता है। माइल्स ब्रोन्स जो कि अल्फा कंपनी का फाउंडर है, लियोनेल और बाकी साइंटिस्ट की बातों से हम समझ पाते हैं कि माइल्स के लॉजिक हमेशा से सही साबित होते आए हैं और अब वो लियोनेल के साथ मिलकर कुछ ऐसा करना चाहता है जो कि बाकी साइंटिस्ट्स के हिसाब से काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए बाकी साइंटिस्ट लियोनेल को माइल्स का साथ देने से रोकते हैं। उन दोनों के अलावा ड्यूक और उसकी पार्टनर विस्की, जिनका की अपना यूट्यूब चैनल है, और बिर्डी नाम की एक मॉडल को भी वैसा ही कोरियर मिलता है। ये चारों एक दूसरे को कॉल करके इस अजीब से बॉक्स को खोलने की कोशिश करते हैं। ये बॉक्स किसी पहेली से कम नहीं था, जिसमें एक एक करके अलग अलग पहेलियों की लेयर्स बनी थी और आखिरकार ये सभी मिलकर इस बॉक्स को खोलते हैं और इन्हें माइल्स की तरफ से इनविटेशन मिलता है, जिसमें माइल्स ने अपने सभी पुराने दोस्तों को अपने प्राइवेट आइलैंड पर आने के लिए इनवाइट किया था। इसी के साथ लेटर में एक और अजीब बात लिखी थी। उसमें लिखा था, देखते हैं कि आखिर मेरे मर्डर मिस्ट्री को कौन सुलझाता है। वो समझ जाते हैं कि ये भी माइल्स का कोई अजीब खेल होगा, जिसे पढ़कर वो सभी आइलैंड पर जाने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। इसके बाद हम एक और लड़की को भी देखते हैं जिसे वैसा ही कोरियर मिला था और वो गुस्से में एक हथौड़े से उस बॉक्स को तोड़कर उसमें से वो लेटर निकालती है। सीन यहीं कट होता है और आगे हम एक ब्लैंक नाम के एक मशहूर डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि काफी समय से केस न मिलने के कारण काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। तभी ब्लैंक का दोस्त उसे बताता है कि कोई तुमसे मिलने आया है। आगे ब्लैंक भी उन सभी लोगों के साथ माइल्स की बताई गई जगह पर पहुंच जाता है। हम समझ पाते हैं कि बाकी लोगों की तरह उसे भी वो मिस्ट्री बॉक्स मिला था जिसमें उसे इनविटेशन लेटर मिला। बाकी सभी ब्लैंक को यहाँ देखकर काफी हैरान होते हैं। इसके बाद ड्यूक भी अपनी गर्लफ्रेंड विस्की के साथ यहाँ आता है। माइल्स के कुछ आदमी इन सभी को एक यॉट में चढ़ने के लिए कहते हैं और इसी दौरान एक और गाड़ी यहाँ आकर रुकती है, जिसमें से वही लड़की बाहर निकलती है जिसने गुस्से में उस बॉक्स को तोड़ दिया था। यहाँ हमें पता लगता है कि इसका नाम एंडी है और बाकी सभी लोग एंडी को देखकर और भी ज्यादा हैरान होते हैं। आखिर ये लोग एंडी को देखकर इतना हैरान क्यों थे, इसका पता भी हमें जल्दी चल जाएगा। इसके बाद इनका समुद्री सफर शुरू होता है और लियोनेल की बातों से ब्लैंक को पता लगता है कि एंडी कभी माइल्स की पार्टनर हुआ करती थी, लेकिन अब उसे कंपनी से बाहर कर दिया गया है। एंडी माइल्स से नफरत करती थी, शायद इसलिए बाकी सभी उसे यहाँ देखकर हैरान थे। कुछ देर बाद ही ये लोग माइल्स के प्राइवेट आइलैंड पर पहुंचते हैं और वहां की चकाचौंध देखकर वो सभी हैरान रह जाते हैं। आगे माइल्स उन सभी को अपना नया घर दिखाता है जो कि पूरा का पूरा कांच से बना था और माइल्स ने उसे नाम दिया था ग्लास ओनियन। माइल्स भी एंडी को यहाँ देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो यहाँ कभी नहीं आएगी। माइल्स बताता है कि यहाँ का ताम झाम 50 लोग मिलकर संभालते हैं, लेकिन एक हफ्ते के लिए वो सभी छुट्टी पर हैं। सभी लोगों को उनके कमरों में भेजने के बाद माइल्स ब्लैंक को अपने ऑफिस में ले जाता है और उसकी बातों से हमें समझ आता है कि उसने ब्लैंक को यहाँ कभी बुलाया ही नहीं था। उसने सिर्फ अपने पुराने दोस्तों को ही यहाँ आने के लिए इनवाइट किया था। ये सुनकर ब्लैंक थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगता है। इसके साथ ही उसे समझ आता है इन्हीं में से किसी ने जानबूझकर वो मिस्ट्री बॉक्स उस तक पहुंचाया है। मिस्टर ब्लैंक को अनकंफर्टेबल होता देख माइल्स कहता है, कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हें यहाँ इनवाइट करता हूँ और अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरी पहेली को सुलझा सकते हो। कुछ देर बाद ये सभी पूल के पास इकट्ठा होते हैं और यहीं पर बिर्डी को एक पुरानी मैगजीन मिलती है। ये उस समय की थी जब बिर्डी एक मशहूर मॉडल थी। वो मैगजीन देखकर बिर्डी अपने पुराने दिनों को याद करती है। तब माइल्स इतना अमीर नहीं हुआ करता था, बल्कि वो खुद बिर्डी से मिलने के लिए तरसा करता था। लेकिन अब माइल्स का वक्त पहले जैसा नहीं था। जैसे कि एंडी माइल्स से नफरत करती थी, वैसे ही कहीं ना कहीं उसके बाकी सभी दोस्त भी उससे जलन महसूस करते हैं। लेकिन एंडी के अलावा कोई और उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन सभी की डोर माइल्स के हाथ में थी। और यही बात एंडी सबके सामने बताने लगती है कि कैसे ये सभी माइल्स के तलवे चाटने को मजबूर हैं और किसी को भी उसकी ये बातें अच्छी नहीं लगती। जिसके बाद माइल्स और बाकी सभी यहाँ से उठकर जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि बिर्डी की असिस्टेंट पेग माइल्स से कुछ बात करती है। दरअसल माइल्स बिर्डी को बांग्लादेश के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देने के लिए मजबूर कर रहा था, जिससे पेग को डर था कि कहीं बिर्डी का नाम मिट्टी में न मिल जाए। लेकिन माइल्स उसे इग्नोर करके वहां से निकल जाता है और हम ब्लैंक को ये सारी बातें छिपकर सुनते हुए देखते हैं।
इसके बाद ब्लैंक ड्यूक का पीछा करता है। ड्यूक देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड विस्की माइल्स के साथ मजे कर रही थी और ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। शाम के वक्त माइल्स ने इन सब के लिए एक शानदार पार्टी का इंतजाम किया था और माइल्स इन सबको इनकी पसंदीदा ड्रिंक्स बांटने लगता है। यहीं ये लोग मोनालिसा की मशहूर पेंटिंग को भी देखते हैं और डाउट होने पर माइल्स इन्हें बताता है कि ये सब कोविड की मेहरबानी है। दरअसल कोविड की वजह से आए रिसेशन में फ्रांस को पैसों की जरूरत थी और लोन देने के बदले में माइल्स ने फ्रांस की गवर्नमेंट से ये पेंटिंग ले ली। बातों ही बातों में माइल्स बताता है कि अगले हफ्ते मैंने पूरी दुनिया के टॉप लीडर्स और प्रेस को अपने इस आइलैंड पर बुलाया है ताकि मैं उन्हें अपने नए आविष्कार के बारे में बता सकूं। यहाँ हम माइल्स के हाथ में नए तरह के हाइड्रोजन फ्यूल को देखते हैं और माइल्स के मुताबिक अब यही दुनिया का भविष्य होने वाला है, क्योंकि उसके मुताबिक ये बहुत ताकतवर है, ये कार्बन नहीं छोड़ता और इसे सिर्फ समुद्री पानी में बनाया जा सकता है। माइल्स ने उसे नाम दिया था क्लेयर, लेकिन बाकी सभी लोग इस बात से काफी घबरा रहे थे और इसी तरह से लियोनेल उसे एडवाइस देता है कि हमें कम से कम 2 सालों की टेस्टिंग के बाद इसे मार्केट में उतारना चाहिए। यह सुनकर माइल्स थोड़ा मुस्कुराता है और उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये ग्लास ऑनियन किस एनर्जी से चल रहा है। और यहाँ यह रिवील होता है कि माइल्स ऑलरेडी अपने इस नए घर पर अपना आविष्कार कर रहा है। माइल्स कहता है कि हाँ ये सच है, हमने ये कर दिखाया, लेकिन फिर भी लियोनेल के मन में कुछ डर बना हुआ था। इसके बाद माइल्स खुशी खुशी उन्हें अपनी उस पहेली के बारे में बताने लगता है जिसे सुलझाने के लिए माइल्स ने अपने दोस्तों को यहाँ बुलाया था। दरअसल इस पहेली के बहाने माइल्स अपने दोस्तों के साथ ये पूरा हफ्ता गुजारना चाहता था। माइल्स बताने लगता है कि जो कुछ भी होने वाला है उसे आपको बारीकी से देखना होगा। मैंने सुराग यहीं आसपास छिपाए हुए हैं और अगर कोई बता पाए कि खून कैसे हुआ और खूनी का मकसद क्या था, वही गेम को जीतेगा। इससे पहले कि ये गेम शुरू होता, ब्लैंक चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पाता। वो कहने लगता है कि बिर्डी ने रिमोट से वो क्रॉसबो चलाया और तुमसे बदला लिया, उस चुराए गए रेड डायमंड का जो कि इस वक्त तुम्हारे गले में है। आगे ब्लैंक एक्सप्लेन करता है कि बिर्डी उस क्रॉस बो के बिल्कुल सामने बैठी है जिसका निशाना सीधा माइल्स की सीट की तरफ लगा है और जो रेड डायमंड माइल्स के पेंडेंट के अंदर है वो कुछ देर पहले ही मैंने बिर्डी की उस फोटो में देखा था जो कि कुछ साल पहले आई मैगजीन पर छपी थी। इसके अलावा भी ब्लैंक काफी क्लूज के बारे में जिक्र करता है और इस तरह से ब्लैंक माइल्स की उस पहेली की धज्जियां उड़ा देता है जो कि उसने काफी दिनों की मेहनत के बाद बनाई थी। उसका मूड खराब हो जाता है और वो फिर से ब्लैंक के साथ अपने ऑफिस में जाता है। यहाँ ब्लैंक उसे वार्निंग देता है कि मेरा यहाँ होना इत्तेफाक नहीं है, तुम्हारे दोस्तों में से ही शायद कोई सच में मुझे जान से मारना चाहता है। यहीं ब्लैंक को एक दीवार के पास एक फ्रेम में एक नैपकिन लगा हुआ दिखाई देता है जिसके पास ही उन सभी दोस्तों की एक पुरानी तस्वीर भी लगी थी। और माइल्स से पूछने पर वो बताता है कि ये वही नैपकिन है जिस पर कुछ साल पहले मैंने अपनी इस कंपनी का प्लान लिखा था। माइल्स की बातों से हमें समझ आता है कि इसी सबूत की वजह से वो एंडी को अपनी कंपनी से बाहर कर पाया था, लेकिन एंडी हमेशा से कहती थी कि अल्फा कंपनी के बिजनेस का आइडिया उसका था। दूसरी तरफ एंडी को छोड़कर बाकी सभी अब तक शराब के नशे में टुन हो चुके थे। इस बीच जब बाकी सभी एंडी के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं तो वो झगड़कर उस हॉल से निकल जाती है। कुछ देर बाद अचानक से ड्यूक जमीन पर गिर जाता है। ऐसा लगता है मानो उसके गले में कुछ अटक गया हो। यहाँ का माहौल अब सीरियस होने लगता है और उनकी आंखों के सामने ही ड्यूक मारा जाता है, जिसके बाद ब्लैंक के कहने पर लियोनेल पुलिस को इन्फॉर्म करता है। लियोनेल बताता है कि पुलिस को यहाँ आने में सुबह 6 बजे तक का टाइम लगेगा। इसके थोड़ी देर बाद ही माइल्स को नीचे गिरे ग्लास पर अपना नाम लिखा नजर आता है। वो घबराकर कहने लगता है कि ये ड्यूक को नहीं बल्कि मुझे मारने की कोशिश थी, लेकिन गलती से ड्यूक ने मेरा ग्लास उठा लिया। ड्यूक की गन भी उसके पास नहीं थी। अब सच में माइल्स को ऐसा लगने लगा था कि अब उसकी जान को खतरा है। अचानक से ग्लास हाउस की लाइट भी चली जाती है और इसी दौरान जब एंडी ब्लैंक से टकराती है तो उसे भी कोई शूट करके मार डालता है। गोली की आवाज सुनकर सभी बाहर आ जाते हैं। एक और लाश देखकर ब्लैंक के साथ साथ बाकी सभी भी काफी घबरा गए थे, जिसके बाद ब्लैंक सभी को अंदर के हॉल में चलने को कहता है और सभी लोग हॉल में इकट्ठा होते हैं। सीन यहीं कट होता है और यह कहानी फ्लैशबैक में जाती है और अब एक एक करके सारे पत्ते खुलने लगते हैं। हम समझ पाते हैं ब्लैंक को यहाँ बुलाने वाली और कोई नहीं बल्कि एंडी की जुड़वा बहन हेलेन थी। जब वो पहली बार ब्लैंक से मिली तो उसने बताया कि मेरी बहन एंडी अब इस दुनिया में नहीं है।
2 दिन पहले ही उसे एंडी की खुदकुशी करने की खबर मिली, लेकिन उसे हेलेन को ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी बहन का कत्ल किया है। और जब हेलेन अपनी बहन के घर की सफाई करवा रही थी, उसी दौरान एंडी के घर भी बिल्कुल वैसा ही मिस्ट्री बॉक्स आता है जैसा कि माइल्स ने अपने बाकी दोस्तों को कोरियर किया था। इसके साथ ही हेलेन ब्लैंक को उसकी बहन का आखिरी मेल भी देखती है, जो कि 4 दिन पहले ही उसने उन्हीं लोगों को भेजा था जो अब माइल्स के आइलैंड पर मौजूद थे। इस मेल में एंडी ने एक रेड एनवेलप पकड़ा हुआ था, लेकिन घर की साफ सफाई करते वक्त हेलेन को एनवेलप कहीं भी नजर नहीं आया। उसे शक था कि उन्हीं में से किसी एक ने उनकी बहन को मारा है और वो किसी भी हालत में हथियारे तक पहुंचना चाहती थी। उसकी बातों से ही ब्लैंक को समझ आता है कि एंडी के मरने की खबर अभी तक प्रेस में नहीं पहुंची, इसलिए ब्लैंक उसे एंडी बनकर माइल्स के आइलैंड पर जाने की सलाह देता है। हालांकि इसमें जान का खतरा था, लेकिन फिर भी हेलेन वहां जाने का फैसला करती है। काफी दिनों तक हेलेन एंडी की डायरी पढ़कर उसके दोस्तों के बारे में जानने की कोशिश करती है। इसी के साथ वो एंडी की तरह बोलने और उसके ही जैसे दिखने लगती है। एंडी की डायरी से ही हमें पता लगता है कि अल्फा कंपनी का प्लान माइल्स का नहीं बल्कि एंडी का था और एक समय माइल्स कंपनी में पार्टनर बन गया। एंडी को डर था कि कहीं माइल्स अपने पागलपन भरे आइडियाज से इस दुनिया को तबाह ना कर दे, इसलिए एंडी ने कंपनी में बंटवारा करने की सोची। लेकिन माइल्स ने सभी दोस्तों को खरीदकर कोर्ट में झूठे गवाह और सबूत पेश किया, जिस वजह से एंडी के हाथ से वो पूरी कंपनी छीन ली गई। इसके कुछ दिन बाद एंडी के हाथ वो असली नैपकिन लग जाता है जिस पर कभी उसने इस कंपनी का आइडिया लिखा था। पेपर की क्वालिटी, उस पर बने लोगो और एंडी की राइटिंग से यह साबित हो जाता कि एंडी ही इस कंपनी की फाउंडर है और शायद उस रेड एनवेलप की फोटो के साथ भेजे गए मेल में एंडी ने उसी नैपकिन के मिलने की बात लिखी थी। अब हेलेन के साथ ब्लैंक भी झूठ बोलकर माइल्स के आइलैंड तक पहुंच जाता है और ये दोनों चोरी छुपके अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं। अब तक ब्लैंक को समझ आ चुका था माइल्स के सभी दोस्तों के पास माइल्स को मारने की वजह है। वहीं हेलेन मौका देखते ही यहाँ वो एनवेलप ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक उन्हें ना तो वो एनवेलप मिला था और ना ही वो लोग इस बात का पता लगा पाए थे कि आखिर एंडी का खून किसने किया था। अगले दिन हेलेन को पता लगता है कि एंडी के मेल भेजने के अगले दिन ही ड्यूक, क्लेयर और लियोनेल एंडी से मिलने के लिए आए थे। यहाँ ड्यूक बताता है कि तुम्हारे घर आते वक्त एक कार से मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। यहाँ हमें यह भी समझ आता है कि ड्यूक ने जानबूझकर विस्की को माइल्स के करीब भेजा था ताकि माइल्स उनके यूट्यूब चैनल को प्रमोट करे, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकामयाब रहती है। यहाँ से एक कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं कि पॉकेट में रखी किताब की वजह से हेलेन की जान बच जाती है, लेकिन फिर भी ब्लैंक और हेलेन ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो मर चुकी है, जिसके तुरंत बाद ब्लैंक सबको अंदर के हॉल में ले जाता है और इस तरह से हेलेन को एनवेलप ढूंढने के लिए कुछ और टाइम मिल जाता है। आगे हम देखते हैं कि ब्लैंक शुरू से लेकर अब तक सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करता है और वो बाकी लोगों को अपनी बात समझाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हेलेन को वो एनवेलप मिल जाता है जो कि एंडी ने अपनी लास्ट मेल में भेजा था। दरअसल माइल्स ने वो एनवेलप अपनी आंखों के बिल्कुल सामने उसी फ्रेम के पीछे छिपाया था जहां उसने वो नकली नैपकिन लगाया हुआ था। ब्लैंक सबको बताता है कि अब तक मैंने जो कुछ भी देखा उससे यही लगता है कि माइल्स कोई जेन्युइन नहीं बल्कि एक झूठा इडियट है जो कि हमेशा से दूसरों के आइडियाज और प्लान चुराता आया है। ना तो अल्फा कंपनी का आइडिया माइल्स का था और ना ही इस ग्लास ओनियन का। यहाँ तक कि जो पहेली सुलझाने के लिए इसने तुमको यहाँ बुलाया था वो भी इसने किसी को पैसे देकर बनवाई थी। आगे ब्लैंक बताता है कि माइल्स ने ही जानबूझकर हमें झूठ कहा कि ड्यूक ने गलती से उसका ग्लास उठा लिया, जिससे हमें यही लगने लगा कि ये बात हकीकत है, लेकिन ये बात सच नहीं है बल्कि उसी ने जानबूझकर अपना ग्लास ड्यूक के ग्लास से बदला था। और जब बाकी सभी लोग भी अपने दिमाग पर जोर डालते हैं तब उन्हें भी ये बात समझ आती है, लेकिन लियोनेल को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं होता। वो ब्लैंक से पूछता है कि आखिर माइल्स ड्यूक को कौन मारना चाहेगा, तो ब्लैंक उसे समझाता है जिस दिन ड्यूक एंडी से मिलने के लिए उसके घर गया था उस दिन ही माइल्स की गाड़ी से ड्यूक का एक्सीडेंट होते होते बचा और ये बात खुद ड्यूक ने पूल पर हमें बताई थी। लेकिन कुछ देर पहले तक ड्यूक ये बात नहीं जानता था कि वो कार माइल्स की थी। ब्लैंक समझ जाता है कि माइल्स ने ही एंडी का कत्ल करके उसे खुदकुशी साबित करने की कोशिश की, क्योंकि माइल्स को अपनी कंपनी छिन जाने का डर था। लेकिन अब तक माइल्स और ब्लैंक के अलावा कोई और नहीं जानता था कि एंडी मर चुकी है। तभी हेलेन सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और यहाँ बाकी सबको भी पता लगता है कि एंडी अब इस दुनिया में नहीं रही।
ब्लैंक उन सबसे पूछता है कि आखिर उस एनवेलप से तुम में से किसको खतरा हो सकता है। ये सुनकर सबको शक माइल्स पर जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि माइल्स को यह कंपनी छीनने का डर था, इसलिए उसने एंडी को मार डाला, क्योंकि कत्ल वाले दिन ड्यूक ने उसकी गाड़ी देखी थी, इसलिए उसी ने ड्यूक की शराब में कुछ मिलाकर उसे भी मार डाला। और उसके बाद लाइट जाते ही माइल्स ने ड्यूक की गन से हेलन को भी मारने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो नाकामयाब रहा। लेकिन अब तक माइल्स, ब्लैंक और बाकी सबको यही दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उन्हीं में से कोई उसे मारना चाहता है। फिर हेलन उस एनवेलप में से वो असली नैपकिन निकालती है जिस पर एंडी ने कभी अल्फा कंपनी का आइडिया लिखा था। उसे देखते ही माइल्स अचानक से उस नैपकिन को जला देता है और वहां खड़े लोग ये सब देखते रह जाते हैं। माइल्स अच्छे से जानता था कि अब उनके पास उसका जुर्म साबित करने का और कोई ठोस सबूत नहीं बचा, जिसके बाद ब्लैंक भी अपने हाथ खड़े कर लेता है, क्योंकि वास्तव में अब उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं बचा था। इसके बाद हेलन वहां खड़े लोगों से माइल्स के खिलाफ गवाही देने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उनमें से कोई भी माइल्स के खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं मानता, क्योंकि आज भी माइल्स किसी न किसी तरीके से उनकी कामयाबी में साथ दे रहा था। अभी भी उन सब की डोर माइल्स के हाथ में थी। ब्लैंक भी ये कहते हुए वहां से बाहर जाने लगता है कि मैं अब शायद तुम्हें सिर्फ थोड़ी हिम्मत दे सकता हूँ। तुम्हें फिर से याद करना चाहिए कि आखिर तुम्हारी बहन ये सब छोड़कर क्यों गई थी। ये सुनकर उसे याद आता है कि माइल्स का ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से सेफ नहीं है, जिसके बाद वो एक एक करके वहां रखी चीजों को तोड़ने लगती है। पहले तो माइल्स उसकी इस हरकत पर हंसने लगता है, लेकिन धीरे धीरे हेलन उस घर के बीचों बीच आग लगा देती है और आग देखकर माइल्स अचानक से घबरा जाता है, क्योंकि उसका नया प्रोजेक्ट यानी कि नया फ्यूल अगर आग पकड़ गया तो उसका ये पूरा घर तबाह हो जाएगा। आखिर में हेलन उस आग के बीच माइल्स के नए फ्यूल का छोटा सा टुकड़ा फेंक देती है, जिसके बाद वहां एक बॉम्ब की तरह विस्फोट होता है और आग तेजी से फैलने लगती है। देखते ही देखते हेलन वहां टंगी मोनालिसा की पेंटिंग भी जला देती है और सब कुछ तबाह होने के बाद बाकी सबके साथ माइल्स भी बाहर निकलता है। माइल्स के टोकने पर हेलन उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हारे फ्यूचर फ्यूल ने दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग को बर्बाद कर दिया, बददिमाग। ये सब देखकर अब बाकी लोगों को भी एहसास होता है कि माइल्स का फ्यूचर फ्यूल जानलेवा है। उन्हें एहसास होता है कि माइल्स हमेशा से गलत था, लेकिन झूठी सक्सेस पाने के लिए वो लोग आज तक माइल्स की हाँ में हाँ मिलाते आए हैं और अब वो सब भी कोर्ट में माइल्स की असलियत बताने के लिए मान जाते हैं। अब तक पुलिस की बोट्स भी उनकी मदद के लिए यहाँ पहुंच जाती है। अब हम हेलन को सुकून की सांस लेते हुए देखते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।